और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं आत्मनिर्भर एमपी के वेबिनार में, जिसका आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश में भी देखता था सिंचाई की योजना, एक योजना का 79 में शिलान्यास हुआ और 2006 में केवल 2006 तक शिलान्यास का पत्थर ही गड़ा रहा। अलग अलग क्लियरेंस मिलने में इतना समय लगना। तब हमको लगा कि केवल योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, समय पर कैसे हो। हमने तय किया, हर विभाग के टारगेट हमने तय किए, फिजिकल टारगेट थे, टारगेट और साल भर के टारगेट तय नहीं किए। साल भर में ये अचीव करना, लेकिन 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना और 1 साल। हमने उस समय सीएम मॉनिटर सिस्टम बनाया था। अमिताभ जी ने डैशबोर्ड बनाने में वो पूरा सहयोग करेंगे, उसका हम पूरा उपयोग करेंगे। लेकिन उस समय हमने सीएम मॉनिटर सिस्टम बना के फिजिकल और फाइनेंशियल टारगेट तय किया और हर महीना में कितना अचीव कर रहे हैं, पैसा कितना खर्च कर रहे हैं। नहीं तो ईयर एंड में, फरवरी एंड में पैसा खर्च करो, बजट का उपयोग करो, फिर बंदर बांट हो जाती थी। लेकिन क्वार्टरली हमने पैसा रिलीज भी किया। उसके मध्य प्रदेश में विकास में बड़े महत्वपूर्ण परिणाम आए। छोटे बांध हमने 1 साल में पूरे किए, मध्यम बांध हमने 2 से 3 साल में पूरे किए और बड़े 5 साल में पूरे किए और सिंचाई की क्षमता को 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के लगभग 41 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया। मैं केवल ये कह रहा था कि टारगेट तय करना पर्याप्त नहीं है। टारगेट तय करके मॉनिटरिंग और मॉनिटरिंग सुशासन का एक प्रमुख अंग है। समय पर काम कैसे पूरे हो जाए। वैसे वेलफेयर स्कीम्स के बारे में योजना कागज पर बहुत अच्छी बनती है, जब बनती है हम बखान भी खूब करते हैं, लेकिन कई बार जमीनी सच्चाई अलग रहती है। पात्र को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो कितने प्रतिशत को मिल रहा है, मिलने में कितनी कठिनाइयां सामने आ रही है, कितनी बाधाएं रास्ते में है। अगर उनका विचार नहीं किया गया तो सारी योजनाएं कागजों पर धरी रह जाती है। मैंने पहले भी प्रयास किए। मुख्यमंत्री बनते ही हमने एक जन दर्शन का कार्यक्रम शुरू किया। जनता के बीच जाते थे। मैं शनिवार को निकलता था और इतवार की शाम को लौटता था। गांव में जनता से हम सीधे बात करते थे, योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में पूछते थे, तो पता चलता था कई चीजें तो ढंग से पहुंची नहीं, लाभ ही नहीं मिलता। फिर हमने कार्रवाइयां शुरू की, लेकिन मुझे लगा फिजिकल आप कहां जाएंगे, कितनी जगह देखेंगे। इसलिए हमने एक कार्यक्रम तय किया, समाधान ऑनलाइन। समाधान ऑनलाइन में हर महीने के मंगलवार को मैं बैठता था बल्लभ भवन में। कुछ चिन्हित शिकायतें जो मिलती थी अलग अलग हिस्सों से, उनके साथ उनके जो शिकायत करता थे उनको बुलाते थे, जिनको लाभ नहीं मिला। बल्लभ भवन के अफसर, सेक्रेटरिएट के अफसर मेरे सामने बैठते थे और जिले के अधिकारी जिले में बैठते थे और उसमें जिसका काम नहीं हुआ वो बताता था कि मेरा काम नहीं हुआ है, कब से भटक रहा हूं। हम तत्काल काम भी करते थे और जिनने काम को डिले किया या गड़बड़ की उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते। फिर और कार्यक्रम शुरू किया हमने, वनडे गवर्नेंस। एक दिन में पूरे करके दिए जा सकते हैं, उसके लिए महीनों क्यों लगे। आवेदन से 11 बजे, शाम को 4 बजे काम होकर मिल जाए। वो प्रयोग हमारा काफी सफल रहा। फिर हमने तय किया है पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुरस्कार भी जिसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो कहीं कोई कानूनी प्रावधान ऐसा नहीं था कि जो सुविधाएं ना दे
उसको दंडित किया जा सके। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में तय किया कि कोई काम अगर 7 दिन में होना है, उसका एक अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी उसकी सेवा को देने की, अगर नहीं देता तो 8वें दिन उसको जुर्माना लग जाएगा और वो जुर्माना हर दिन बढ़ता रहेगा और बाद में हर्जाने के रूप में काम भी होगा और हर्जाने के रूप में वो जुर्माना जिसका काम देर से वो उसको दिया जाएगा। बाद में अलग अलग नाम से ये कानून कई राज्यों में बना। फिर बाद मुझे पता चला कि इसमें जो आवेदन लेते हैं कई बार दफ्तरों में, वहां ऑन रिकॉर्ड आते ही नहीं है, कई आवेदन गायब हो जाते हैं। तो हमने तय किया इसका गैर सरकारीकरण किया जाए। आज जो चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस उस समय मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, हम लोगों ने तय किया कि लोक सेवा केंद्र खोल दें जो प्राइवेट व्यक्ति चलाएगा। सरकारी दफ्तर जाने नहीं, जनता को लोक सेवा केंद्र में आवेदन देगा और वहीं से काम होकर उसको मिल जाएगा। लोग सफल रहे, लेकिन बाद में लगी लोक सेवा केंद्र पे ही सेवा देने के मामले में कुछ पैसे लेने लगी, ये शिकायत आने लगी। हमने फिर सीएम हेल्पलाइन बनाई और उसकी मैं क्लोजली मॉनिटरिंग करता था। हर विभाग की समीक्षा में सीएम हेल्पलाइन में कितने मामले आए और कितनों का निपटारा हुआ, और निपटारा भी जब तक वो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाला संतुष्ट नहीं हो जाता था तब तक शिकायत बंद नहीं होती। सीएम हेल्पलाइन का आतंक प्रशासन पे इतना हो गया था कि कई बार जनता के लोग डराते थे कि अगर मेरा काम नहीं किया तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर। एक के बाद एक इस तरह के कई स्टेप हमने उस समय उठाए। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, गुड गवर्नेंस आगे बढ़ के ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस से अब एम गवर्नेंस तक आ गई है। अब तो मोबाइल पे सारी सुविधाएं दी जा सकती। जनता क्यों भटके, जनता क्यों परेशान। मध्य प्रदेश में हमने एक फैसला और किया कि जो काम 7 दिन में होना है, जो सुविधा मिली नहीं मिली तो 8वें दिन वो अपने आप मिल जाएगी टीम। ये भी अभी हमने फैसला किया है। ये सुशासन की दृष्टि से एक बड़ा कदम है, लेकिन ये सुशासन के कई पहलू हैं। उनमें से अनेकों पहलू पे आज हम विचार करने वाले हैं। उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा क्योंकि आपको अलग अलग सब ग्रुप उनके लिए बनाए गए। उन सब ग्रुप में हम विचार करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सुशासन के लिए जो चीज होनी चाहिए, की जानी चाहिए, जिस पर विचार, एक लोकोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था, फिर लोक सेवाओं का प्रभावी प्रदाय बिना लिए दिए, बिना डिले किए समय पर लोक सेवा मिलनी चाहिए। पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन एक महत्वपूर्ण अंग है। पारदर्शी प्रामाणिकता चाहिए। नियमों और कानूनों का सरलीकरण। कई बार नियमों और कानूनों में ही हम इतने उलझ जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कई कानून समाप्त किए जो अंग्रेजों के जमाने के पता नहीं कब से बने हुए थे। मध्य प्रदेश से भी कई कानूनों का सरलीकरण किया, कई बदले। लेकिन आज मुझे लगता है कि नियम और कानून जनता के लिए, जनता नियम कानूनों के लिए नहीं है। उनका सरलीकरण करना है। मानव संसाधन का वैज्ञानिक प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रभावी जन शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, कई चीजें मैंने अभी बताई, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ कमियां निकल गई। अब तो सीधे मोबाइल पर सेवाएं कैसे दी जाए, और जन शिकायत अगर आए तो उसका वैसे ही समाधान कैसे किया जाए। तो प्रभावी जन शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था अब नीतियों के निर्माण में और निर्माण में जन सहभागिता। मध्य प्रदेश ने पंचायतें बुलाई थी
पिछले कार्यकाल में मैंने अलग अलग वर्गों की और उनकी सहभागिता से लाडली लक्ष्मी से लेकर तीर्थ दर्शन जैसी योजनाएं बनी थी। इंसान के बीच में आए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आईटी का इस्तेमाल करके हम सरकारी कामकाज करें। तो शासकीय क्रय विक्रय की जो प्रक्रिया है उस पर पारदर्शिता, कई शिकायतें आती है इसमें। अब वही चीज प्राइवेट आदमी खरीदता अपने लिए तो कम पैसे में आती है, सरकारी खरीदी अगर होती है तो पैसा ज्यादा लगता है। कैसी खरीदी अगर होती है तो पैसा ज्यादा लगता है। कैसे क्रय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आ सकती है? ट्रेनिंग और क्षमता वर्धन, नैतिकता और मूल्य आधारित प्रशासन, हर स्तर पर नवाचार और पहल को प्रोत्साहन देना, सबके लिए शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय, ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मॉनिटरिंग, फीडबैक लेने, डाटा कलेक्शन और उसके अपडेशन का सिस्टम। मुझे लगता है इन सब का हमको विचार करना चाहिए। अब वो जमाना चलेगा कि सरकारी कार्यालयों के लोग बार बार चक्कर काटे, काम को टालने वाली प्रवृत्ति और सरकार में सब चलता है। ये कार्य संस्कृति अब चलने नहीं देंगे। जैसे उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ बिजनेस, वैसे आम आदमी के लिए ईज ऑफ लाइफ सुशासन का ध्येय होना चाहिए। जनता के सेवक के रूप में हमारा कामकाज, हमारा कार्यालय, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे जनता के रोजमर्रा के कामों के लिए अपना वाजिब हक पाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़े। यदि आम जनता को सरकारी तंत्र में कोई बात सबसे ज्यादा परेशान करती तो वो है भ्रष्ट आचरण। प्रशासन में आईटी का अधिक से अधिक प्रयोग करके और गड़बड़ करने वाले माफिया को कड़ी से कड़ी सजा, इस तरह का सिस्टम बनाना ये हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। कोरोना काल में जब बीमारी से बचने के लिए हमें घरों में रहना पड़ रहा है और जब हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि आम आदमी को घर बैठे ही प्रमुख सेवाएं मिलने लगे, इस आपदा ने हमें फैसलेस, पेपरलेस और सीमालेस गवर्नेंस की स्थापना की दिशा में काम करने का अवसर दिया है, जिसे भुलाना हमारी जवाबदारी है। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार सिंगल सिटीजन डाटाबेस के निर्माण की दिशा में तेजी से काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं है जब विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ देने की आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाए। प्रत्येक योजना के लिए अलग अलग पोर्टल पर पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुशासन ही वो पैमाना है जिसके स्तर के आंकलन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमने आम आदमी को केंद्र में रखकर कितना काम किया है, आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। हमारा सपना है प्रदेश का हर नागरिक के जीवन में संतुष्टि और आनंद का स्तर तेजी से बढ़े, और इसमें मैं सुशासन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखता हूं। आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आधारशिला रखने हेतु भारत सरकार के, भारत के नीति आयोग का सहयोग प्राप्त करके अनेक विषय विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविदों के साथ मिलकर विचार विमर्श और मंथन कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का दस्तावेज तैयार किया जाएगा। मेरी दृढ़ मान्यता है कि विचार वही श्रेष्ठ जो जमीन पर उतरे, केवल विचार बन के ना रह जाए। मैं आज आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि इस महामंथन के दौरान जो अनेक नए विचार सामने आएंगे उनको एक्शन में परिवर्तित करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आइडिया जैसे होने चाहिए जिनको जमीन पर उतारा जा सके और आदमी को उसकी क्षमताओं का एहसास भी कराया जा सके, बल्कि संदेश भी जाए
सरकार आम आदमी की और आम आदमी के लिए है। मुझे विश्वास है कि ये मंथन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में हमें ऐसे ही ब्रिलियंट आइडियाज प्रदान करेगा। मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारा भी संकल्प है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखने का क्षण है। यह आत्मनिर्भर और स्वर्णिम मध्य प्रदेश को गढ़ने के संकल्प के साकार होने के शुरुआत के क्षण है। ये देश भर के ख्यात विद्वानों और विशेषज्ञों के गहन विचार मंथन से समाधान के अमृत को प्राप्त करने के क्षण है। मैं एक बार फिर आप सब मित्रों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी बहुत बहुमूल्य आइडियाज और सुझाव आएंगे और उन पर अमल करके हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी अनुमति से मैं अब नीति आयोग की सुश्री अन्ना रॉय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सुशासन के विषय पर अपना प्रस्तुतिकरण सबके सामने रखें। नमस्कार सर, मेरा नाम जैसे कि कहा गया अन्ना रॉय है, वरिष्ठ सलाहकार नीति आयोग में। अन्ना, कैन यू अनम्यूट? हाँ, या आई हैव अनम्यूटेड। लगाओ, मैं करता हूं। कैन यू हेयर मी? हाँ, हेलो, यस यस। सो नमस्कार सर, मेरा नाम अन्ना रॉय है, मैं वरिष्ठ सलाहकार हूँ नीति आयोग में। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रिमंडल के सदस्य, अधिकारीगण, मैं सबका अभिनंदन करती हूँ और मैं अपना थैंक्स देती हूँ कि मुझे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं गवर्नेंस जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात कर सकूं। जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज है, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, इसको बहुत महत्वता दे रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। और नीति आयोग में 3 साल पहले एक अलग वर्टिकल बनाया गया ऑन फोकसिंग ऑन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, और मैं उसी वर्टिकल को हेड करती हूँ सर। सबसे पहले तो सर, आपके साथ काम करने का पहले भी सौभाग्य मिला जब डीमोनेटाइजेशन के बाद नीति आयोग ने एक कमेटी बनाई थी डिजिटल पेमेंट में, जिसमें आप भी थे सर, और आपने हमको बहुत उस वक्त भी आपने पूरी एक रिपोर्ट बना के दी थी सर, जिसको कि लेके हम आगे बढ़े थे। और आज ऐसा है कि दुनिया में भारत डिजिटल पेमेंट्स में एक बहुत ही एडवांस कंट्री माना जाता है, जो कि बड़े बड़े कंट्रीज को उसने यूपीआई के जरिए पीछे छोड़ दिया है। तो सर, आपका जो राज्य है, आपकी अध्यक्षता में वो राज्य हमेशा सुशासन जिसे हम कहते हैं उसमें आगे रहा है। और आपने जो अभी अपने पहले के इनिशिएटिव्स बताए और जो आप अभी आगे के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उसी से हमको भी बहुत प्रेरणा मिल रही है। लेकिन सर, मैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स नीति आयोग के बताऊंगी कि जिससे कि हम आपके साथ मिलके इन सारे इनिशिएटिव्स को आगे ले जा सके। सो इफ आई मे हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सर, आपने भी ये बताया कि अकाउंटेबिलिटी मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है आज के सरकारी कामकाज में, और इसमें सर डेटा कलेक्शन एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका रखती है। और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलना और मॉनिटरिंग करना प्रोजेक्ट्स का, leveraging frontier technology has become one of the important initiatives both of the central government and many state governments. हम अब सेंट्रल गवर्नमेंट में इनपुट स्पेसिफिकेशन से आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच में चले गए हैं इन वेरियस स्फीयर्स।
और लास्ट बजट में एक्चुअली आउटकम इंडिकेटर्स का एक सेपरेट रिपोर्ट भी प्रेजेंट की गई फॉर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। डीएमयू जो है नीति आयोग में सर वो ये काम कर रहा है। तो मॉनिटरिंग जो हम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स की, डिस्ट्रिक्ट्स की, और जो हमारी एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो स्कीम है सर, उसके तहत भी हमने नए नीति आयोग ने सारे इनिशिएटिव्स निकाल रहे हैं, प्रोसेसेस निकाल रहे हैं टू एनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग सर थ्रू थर्ड पार्टी सर्वेज, बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा कलेक्शन सर, और आइडेंटिफाइंग अपफ्रंट व्हाट द प्रॉब्लम्स